बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं दिलास स्टार। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि मेरी घड़ी मैंने बेच डाली, किसी को क्या, लेकिन इस वक्त सबको ये पड़ी हुई है कि मेरी घड़ी क्यों बेची गई। दूसरे लोगों को ये नहीं पड़ा कि पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हो गया, पाकिस्तान की मईशत के साथ इन्होंने खिलवाड़ क्या किया है। पाकिस्तानी मईशत को ज़बूं हाली का जो सामना है, इसमें तमाम तर किरदार मौजूदा हुकूमत का है। उन्होंने तकाबुली जायज़ा बयान किया अपनी हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत का। उन्होंने तकाबुली जायज़े में यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत ने मईशत कहाँ पर थी और मौजूदा सूरत हाल में मईशत कहाँ पे आन खड़ी हुई है, सरमायाकार किस वजह से डरे हुए हैं। ये सारा तकाबुली जायज़ा बयान किया गया। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम कब आएगा, मईशत में इस्तेहकाम कब आएगा। क्या मीसाक मईशत होने वाला है, क्या मीसाक सियासत होने वाला है, मीसाक जमहूरियत होने वाला है। अगर नहीं होने वाला तो फिर इस्तेहकाम किस तरीके से आने वाला है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मौजूदा साल में क्या आपको ये लगता है कि किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर तमाम फरीकैन मान जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, एक तो यासर इमरान खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत से लोगों की बहुत सी आंखें खोल दी और बहुत हमारे तजर्बाकार रस्तू वज़ीर ख़जाना की जो कारकर्दगी है वो भी सामने रख दी। हुकूमत की 8 माह की कारकर्दगी भी, और साथ में उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि हम असम्बलियों से जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी और इसमें कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई। अब आप मुझे एक बात बताएं, मौजूदा हालात में कोई उनकी की हुई कोई ऐसी बात मुझे बता दे जिसको कोई रद्द कर सके। डॉलर 250 से ऊपर है, मसनूई तौर पर आपने डॉलर को रोका हुआ है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की मौशियत इतनी तबाह हो चुकी है जिसकी हद कोई नहीं। आप कहते हैं कि कोई इनके मुआशी तरह का मुआशत की बेहतरी के लिए कुछ करें, किससे करेंगे बैठ के मुझे बताएं ना। मुआशत की बेहतरी के लिए किसके साथ करेंगे? राना सलाना और कुछ कहता है, इसहाक डार कुछ कहता है, मुफ्ती इस्माइल कुछ कहता है, एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू और होती है, बड़े मियाँ साहब के वहाँ से अहकामात और होते हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी की तकरीर चेंज होती है, मौलाना साहब ज़मीन गर्म करने चले जाते हैं। ये तो चीज़ें यहाँ पर हमेशा ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर हुकूमत समझदार होती तो कहती जनाब आए हम 2 माह के लिए 3 माह के लिए माशी सलाहत पर एक फार्मूला तय कर लेते हैं और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो किसने भागना था? किसने नहीं भागना था। हुकूमत कार भी कुछ नहीं रही, अपनी मुद्दत भी पूरी चाहती है। और इन हालात में जब आपको पता हो कि आपके पास आने वाले दिनों में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने जा रही है, जब आपको पता हो कि आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल की सूरत बुरी होने जा रही है, जब आपको पता हो कि अभी सर्दी आई नहीं इतनी ज़्यादा और गैस जो है वो गायब हो गई है, जब आपको पता हो कि आपके मुल्क के हालात इस कदर ख़राब होने जा रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें भी आधे से कम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। डॉलर किसी लेने चले जाए आपको डॉलर मिलेगा नहीं, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तान इन पर एतबार नहीं करते, पैसे भेजने के लिए तैयार नहीं है। आपके हमसाया मुमालिक जिनके अब तलने मिनते जाके कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल आपको कुछ ना कुछ देते हैं, साथ में वो कह देते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएं फिर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो इसमें कोई फार्मूला तय नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात तो क्लियर बता दूं, ये आज के बरों कोई फार्मूला तय नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं, खान खेलने जा रहा है, खुल के खेलने जा रहा है और ऐसा खेलेगा कि ये याद रखेंगे। वो बार बार इनको कह रहा है कि इलेक्शन की तरफ आओ, इलेक्शन की तरफ आओ, कोई जो भी जीते सब मिलकर मुल्क की मईशत पे तवज्जो दें। अब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम इलेक्शन किस तरह करवाएं। वह पैसे कहाँ गए भाई? एक डीसीओ अरबों रुपये लेके भाग जाता है, कोई बंदा जो है अरबों रुपये का मुलजम है उसे बड़ा रिलीफ मिल जाता है। ये मुल्क तो बन गया, इस मुल्क के अंदर है चोरी करो, डाका डालो, बाहर भाग जाओ और फिर एक वक्त आए वापस आ जाओ, आके बाइस तरीके करप्शन के लिए सेफ हेवन है। ये करप्शन से भी आगे चला गया, सेफ हेवन कह रहे इससे भी आगे चला गया है। और पंजाबी का एक फिक्र है ना, चोर चौका चौधरी थे फलां जो है वो, हम आगे डैश डैश में क्या कह दूँ, ठीक है, फिक्र टीवी पे कहने वाला नहीं है वो। तो ये जिन मुल्क में अंदर ये हालात होते होंगे
आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। किस मुल्क ने आपकी मदद की है सिवाय सऊदी अरब के? कौन है सऊदी अरब के अलावा जो? सवाल राना साहब ये भी पैदा होता है ना, सऊदी अरब कब तक मदद करता रहेगा जब तक आप इस्लाहात करना ही नहीं चाहते? भाई बात यह है कि जब तक आप मांगते रहेंगे, आप देने वाले भी बने, किसी को देने वाले क्यों नहीं बनते? इन सियासतदानों के अखराजात कम करें ना, छोड़ दें सारा कुछ, इनके अखराजात कम करें। ज़रा इनसे हिसाब लें, सलाम सदगान के लिए पैसा आया किधर गया, ये ज़रा इनसे हिसाब लें। इनसे कहें कि जनाब इन तमाम MNA MPs और यार 25-25 करोड़ लगा के MNA बन के आते हैं, इनको किस तरह की ज़रूरत है? इनको किस TA की ज़रूरत है? वो पैसे जो कश्मीर हाउस में बांटे गए, वो पैसे जो सिंध हाउस में बांटे गए, वो पैसे जिसका जिक्र हिस्से का जिक्र सिराजुल हक करते हैं, वो कहाँ से आए? लाएं उन डॉलर्स को। अल्लाह की कसम, तमाम सियासतदान, तमाम का मैं इक़्तिदार में बैठे खासकर लोग, और भाई ये कारोबारी डॉलरों में करते हैं, इनके पास डॉलर हैं, पकड़े ने जेलों में डालें, जिसके पास डॉलर है नहीं निकाल रहा, जो मुलव्वस है सजा दे उसे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ सियासी जंग चल रही है। मुल्क का अल्लाह हाफिज कुछ नहीं होता। क्या इमरान खान की एक गरी, जिसका खान साहब ने जिक्र किया, अगर खान साहब की गरी ना बिकती तो क्या उससे मुल्क का कर्जा उतर जाना था? क्या आपने चाइना को पैसे वापस कर देने थे? सऊदीया को पैसे वापस कर देने थे? मुत्तहिदा अरब अमारात को पैसे वापस कर देने थे? कुछ मिलता नहीं, आटा गूंदी हिलनी क्यों है? जो खान साहब ने गरी भेज दी और तुम लोगों ने मुल्क भेज दिया, मुल्क को उस दहाने पे ले गए जिसकी इंतहा कोई नहीं है। क्या ये मुल्क अब गरीब के लिए रह गया? कारोबारी शख्सियत के लिए भी रह गया? नहीं रह गया यासिर साहब। ये सारा एक गंद बना के रख दिया इन्होंने वो काम किया जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। राना साहब आप ये देखें कि कहीं किसी मुल्क के अंदर 220 बिलियन डॉलर का सिर्फ 35 दिन पे मुहित एक वर्ल्ड कप होता है, और कहीं पे हम 2-3 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल उठाए मारे वो इसलिए कि हमें आदत पड़ गई है, हम अपने खराजात पे काबू कर लें, खुदा की कसम किसी चीज़ की ज़रूरत न पेश आए। लेकिन क्यों करें? क्योंकि ये मुल्क हमारा नहीं है। हम इक़्तिदार में बैठे हैं लूटने के लिए, हम इक़्तिदार में आएंगे खाने पीने के लिए। हमने मौजे वज़रा की इतनी बड़ी तादाद बना दी है, जिन्होंने घर कोई नहीं पूछता ना, पंजाबी में बताऊँ, जिसको घर में कोई नहीं पूछता, ये मशीर फलाएँ जी, ये इसको दर्जा, इसको फला। मत मुझे एक बात बताएं, जो लोग इलेक्शन हारे हैं पंजाब असम्बली में, उनको आप किस हैसियत से आप उन सबको बुला के ओहदे दे रहे हैं? क्या किया उन्होंने? इसलिए कि जनाब आप चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में हमारी पोजीशन बन जाए। मुल्क की पोजीशन नहीं बनानी, मुल्क का मुस्तहकम नहीं करना, मुल्क के मौशी हालात बेहतर नहीं करने। उन लोगों को नवाज दो, बांट दो, अंडा मुंडे रोटियां मुरमुर अपने कार। ये हिसाब हो चुका है यासिर साहब। पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी देखकर पैसा भेजना छोड़ रहे हैं। यहां पर चलें एक दिन ना, हम चलते शराब सदगान के इलाके में चलते हैं, जाके देखें वहां क्या हाल है। कोई सियासतदान कर रहा बात उस पर? वज़ीर आज़म साहब चाबियां दे रहे हैं चंद लोगों को, वो भी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर या किसी तकरीब में। वहां जाना गवारा नहीं है, जहां मच्छर, जहां सर्दी, जहां भूख, जहां अफलास, जहां बच्चे मर रहे हैं, पीने के लिए गंदा पानी है, रहने के लिए पानी नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, रात को ऊपर कपड़ा लेने के लिए जगह नहीं, और कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है। हाँ, ये मुझे कह रहे हैं इनका पेट्रोल बंद करें। अफगानिस्तान ने किया ना, करें पेट्रोल बंद। तमाम जितने MNA MPs, वज़ीर, मशीर, जितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, बंद करें सबके पेट्रोल, बंद करें सब MNA MPs की तरह हैं। कौन सा गरीब है मुझे बता दे, एक बता दे जो गरीब है। 6 दिन इजलास होता है, 20 उसके बाद अचानक इजलास मुलतवी हो जाता है, 8 दिन बाद दोबारा शुरू होगा। TADL देखो, अरबों रुपए का TADL, करोड़ों रुपए, अरबों करोड़ों रुपए का TADL उनको दिया जाता है। तो इस मुल्क का ये हालात तो फिर ऐसा ही होता है। ये कोई नहीं, सुबह से लेकर शाम तक इनके वज़रा का एक ही काम है, इमरान खान। रात को ख्वाब में भी इमरान खान, दिन को जागते में भी इमरान खान, दोपहर को खाने के वक्त में इमरान खान, रात की दवाई के बाद, जिस तरह लोग ना 3 टाइम दवाई लेते हैं ना तो बीमार कोई हो, तो ये सारे जहनी बीमार हैं, ये सियासी बीमार हैं। इनको 24 घंटे इमरान खान के अलावा किसी चीज़ पर तवज्जो देनी नहीं आती। आप मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान का सरमायादार खुश है? कोई ऐसा सरमायादार है जो ये कहे कि मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए हैं? एक वक्त था, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर गया सियालकोट, यासिर साहब, पता उन्होंने हमें क्या, मुझे क्या कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के सदर ने,
उसने कहा कि अगर 50,000 लोग भी आ जाएं सियालकोट तो फिर भी कम है, हमारे पास तो बंदे नहीं है, लेबर नहीं मिल रही, इतना काम है। और अब क्या हो रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की उधर की भी ऐसी ही सूरत हाल थी। तो अब क्या हो रहा है? अब बंद, डाइंग यूनिट बंद, प्रोसेसिंग यूनिट बंद, आवाम निकाल दी गई, मजदूर बेहाल हैं और वो फैक्ट्री की तरफ देखते हैं और फैक्ट्री हुक्मरान वक्त की तरफ देख रही। हुक्मरान वक्त क्या करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनका जो सबसे बड़ा काम था, सबका वो काम एक ही था, अपने केसेस ख़त्म कराओ, अपने आप को क्लियर कराओ। यासर साहब ये इलेक्शन से भाग इसलिए रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, हल्के के वहाँ में ये जाने के काबिल नहीं है, महंगाई इंतहा को पहुँच गई है। अब ये करने क्या लगे हैं? आज इनकी जो मीटिंग हुई उसमें कहा जी फौरी तौर पे तेल सस्ता कर दें। भाई तेल सस्ता कर दें, बाकी चीज़ें रशिया से लेने से पहले ही। अब इनको रशिया से तेल नहीं दे रहा, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 101% झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार ये फुटेज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है यार सर। ये देखें ना मियाँ साहब, ये देखें हार बना रहे हैं। ओए क्या बात है, बेटा मेरा कार आया चल के, क्या बात है ये हार। आपको भी लेके चले जाना चाहिए यासर साहब, हार मुझे भी लेके चले जाने चाहिए थे कि जनाब जिनके ऊपर टीटी, जिनके ऊपर केसेस, जिनके ऊपर दीगर मामलात है, वो पाकिस्तान आ गए हैं। हार पकड़ो, उनको हार पहनाओ और उन्हें कहो वेलकम वेलकम। इसके बाद फिर और कुछ खाद डालो, फिर चले जाओ। यार क्या क्या आ गया? क्यों हम भूल गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को? हम इस्लाम और दीन से क्यों दूर हो गए हैं? राना साहब ठीक है, बाप बेटे का रिश्ता एक अलहदा होता है, लेकिन क्या एक वज़ीर आज़म कोई होता है ना, शख्स को ये ज़ेब देता है कि एक इश्तिहारी की जब कोई वज़ीर आज़म हो उसके लिए सारी कौम उसकी बेटे है, सारी कौम जो है उसकी बेटियां हैं, उसके लिए फिर ये रिश्ते नहीं होते, उसके लिए फिर बड़ा कड़ा वक्त होता है। लेकिन मौजा लगियाँ हैं, देखें ना हार पे हार है, क्या कमाल है। को फतह करके आए हैं जनाब। लगता है मुझे ऐसे है कि कतर में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। ये फाइनल जो कतर में हो रहा है, होना है अभी, ये उससे पहले जीत के आ गए। ये तो आलम है। जनाब सब प्लानिंग क्या है वफाकी हुकूमत की, PMLN की पार्टी के हिसाब से? पार्टी के हिसाब से मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम लीग नून ने आज पिंडी में जलसा किया, सियालकोट में ख्वाजा आसफ साहब ने किया, शेखुपुरा में जो लतीफ़ ने किया, और भाईजान सब जा रहे हैं सियासत में, सब करने जा रहे हैं कि हम सियासत करें। सबको पता है कि कप्तान की असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होते ही जब कप्तान ने कह दिया है, उसके बाद मैं लिख के देता हूँ, कागज़ पे लिख लें, आप नोट कर लेंगे, 1 माह के अंदर अंदर अगर ये इलेक्शन में ना गए तो हमें पकड़ लीजिएगा। ये सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ये इनके जहन में हमने IG अपना लगा दिया, हम होम सेक्रेटरी अपना लगा देंगे, हम गिरफ्तारियां कर लेंगे। ये 2007 में खड़े हैं, ऐसा नहीं अब होगा। अब ना ऐसा करने की कोई किसी को इजाजत देगा। बड़े हालात चेंज हो रहे हैं यासर साहब। राना साहब कुछ पंजाब के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि अभी असम्बलियाँ डिज़ॉल्व नहीं की जा रही इस महीने। मेरी अभी चौधरी परवेज़ लाई साहब से मैं मिल के आया, आज उन्होंने, उनकी मेहरबानी अदा करते हैं, आज उन्होंने B ब्लॉक का हमारा एक मसला था बहुत बड़ा, 20 साल से सहाफ़ियों को पलाट दिए, जो रह गए हैं उनको चंद दिन बाद मिल जाएंगे। फ़ेज़ 2 के सहाफ़ियों को पलाट दिए, F ब्लॉक के सहाफ़ियों को पलाट दिए, बहुत कुछ उन्होंने आज किया, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और मेरी आज उन्होंने कहा भाई मैं आज कबीना का इजलास भी हो रहा था यासर, आज पंजाब कबीना का इजलास भी हुआ है। उन्होंने कहा राना अज़ीम मुझे एक इजलास के दौरान भी कहेंगे ना असम्बलियाँ तोड़ दो, मैं तोड़ दूँगा। उन्होंने कहा ये तो मैं उस बात पर तो आ ही नहीं रहा कि वो आगे नहीं, दिसंबर में हो रहा है सारा कुछ, दिसंबर में ही सारा कुछ हो रहा है। जनवरी में तो कुछ लोगों ने भाग जाना है और कुछ न कुछ करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कप्तान इतना पुरुमीद मुतमिन इसलिए है, कप्तान अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, कप्तान की पूरी तैयारी हो चुकी है और कप्तान ने एक एक हल्का डिस्कस कर लिया है। सिंध में कप्तान को कई बड़े नाम मिल गए हैं जिनकी अचानक आप शमूलियत देखेंगे। किस पार्टी से आएंगे? कुछ पीपल्स पार्टी से आएंगे, कुछ दीगर सियासी जमातों से आएंगे। GDA से ज़्यादा अफराद आ सकते हैं? GDA से मैं कि मुझे तो इतना MKM से भी आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये ठीक कह रहा हूँ, वहाँ पे बड़े हालात चेंज होने वाले हैं और बड़ी तैयारी कर ली है इन्होंने। पंजाब के हवाले से आपको बता दिए। चलिए मैं एक और ख़बर दे दूँ आपको, पंजाब के हवाले से चौधरी परवेज़ लाई जो हैं या मोनस लाई, दोबारा हुकूमत बनती है, दोनों में से एक वज़ीर आला होगा। पंजाब के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ,
लेकिन ये बातें, ये कयास आराइयाँ तो वो माजी करीब में दम तोड़ रही हैं कि ये आखिरी बारी वज़ीर आला हैं, फिर बाद में मुनस लाई विफाक में होंगे। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये कागज़ पे लिख लें, आइंदा वज़ीर आला जब भी फैसला हुआ चौधरी परवेज़ लाई या मुनस होंगे। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, मुझे पीटीआई के 4 वज़ीरों ने खुद कहा। उन्होंने कहा अक्सरियती हमारी राय ये है और खान साहब इसे पसंद करते हैं कि जो 4 साल में काम होना चाहिए था वो 4 माह में हो गया। उनकी सारा कुछ चल रहा है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने किया? कोई एक बता दे मुझे। तो ये चौधरी परवेज़ लाई पे इत्तफाक तो कर लिया जाएगा। मुनस लाई साहब अगर बतौर वज़ीर आला के उम्मीदवार आते हैं सामने, तो आप नहीं समझते कि पीटीआई में मुख्तलिफ लोग खड़े हो जाएंगे? अब किसी का खड़े होने वाला मामला ख़त्म हो गया, ये बात ज़हन में रख लें। वो जो होता था ना, आज फलां बंदा खड़ा हो जाएगा, बागी हो जाएगा, बगावत कर देगा। अब जो बागी होगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। क्या आपने अब्दुल हलीम खान से लेकर जहांगीर तरीन तक, अजमल चीमे से लेकर बाकी लोगों तक नहीं देखा आपने? धड़ेबंदी की सियासत को किस तरीके से अब ख़त्म किया जाएगा? ख़त्म है, धड़ेबंदी की कोई सियासत नहीं है। जो सियासत है कि कप्तान जिधर खड़ा है वही सियासत है, बस। इसके अलावा अगर आप कोई बात कहें, अब कप्तान ने लिस्ट मंगवा ली है। चलिए आपको एक और ख़बर ब्रेक कर दूं। एक तो मैंने चौधरी परवेज़ लाई साहब वाली बता दी आपको, एक और बता दूं। वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट कप्तान ने ली कि आइंदा किसको वज़ीर बनाया जाए या ना बनाए। एक कैटेगरी में 5 वुज़रा के नाम आए हैं। अवामी राब्ते, लोगों के काम करने और सबसे ज़्यादा टाइम देने पर मियाँ सलीम इकबाल, अली अफजल साई, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अख्तर मलक। ये वो नाम हैं जिनको उन्होंने नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। अख्तर मलक सूबाई वज़ीर और वज़ीर कानून जो हैं खुर्रम विरक, ये 5 लोग हैं। बल्कि वहाँ पे अली अफजल के मतलब तो ये लिखा कि इसके महकमे में पहली दफ़ा करप्ट माफिया सबसे ज़्यादा इसके महकमे से तंग है और पहली दफ़ा वो लोग मोतल हुए हैं जो कभी हो नहीं सकते। ये लिखा है। तंगेज़ बात ये है कि नौजवान है जी, उसने कमाल है। उसके बाद अख्तर मलक के मतलब मैंने खुद पढ़ा, ये कहा गया कि अख्तर मलक एक दिन में 300 लोगों से ऑफिस में मिलके उनके काम कर रहे हैं और बेइंतहा काम और जगहों में जाकर छापे मारने, और वो भी ताकतवर माफिया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के मतलब तो उन्होंने लिखा है कि कमाल औरत है ये औरत, बीमारी की इस हालत में जितना काम कर रही है उतना कोई मर्द नहीं कर रहे। खुर्रम विरक के हवाले से भी बिल्कुल वाज़ेह लिखा, कोई करप्शन नहीं है, काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी कुछ वज़रा उनका कहाँ पे क्या क्या कारोबार है, कौन कहाँ से क्या वसूल कर रहा है, बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सी चीज़ें। ये कप्तान को लोग समझते हैं कि कप्तान खामोशी से रहेगा। हाँ, कप्तान ने उनके मतलब बड़ा अच्छा तासर दिया है भैया। उमर चीमे के सरफराज चीमा, उसके उनके मतलब भी उन्होंने बड़ा अच्छा कहा मुशीर दाखिला कि वो रात दिन 24 घंटे वो इतना मुतहरक रहता है कुछ सोच नहीं सकते। एक अच्छा इकदाम था। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि 90 शारा पहली दफ़ा 90 शारा पे पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो इस तरह जाते हैं जैसे अपने घर जा रहे हैं, नहीं तो पहले कब होता था। तो ये तो बड़ी चीज़ क्लियर है। ये मैंने जो आपको 5 नाम बल्कि 6 नाम मैं भूल गया था उसका, उमर सरफराज चीमा, ये तो बड़े क्लियर है और इनको किया जाएगा। राना साहब एक आखिरी सवाल ब्रेक से पहले, जब आप बात कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कि वो पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर चुकी है, इसमें दीगर जो जमातें हैं क्या वो भी अपनी तैयारी कर रही हैं या अभी वो वक्त का इंतज़ार करेंगी? सब कर रहे हैं। 3 देखें, ज़हन में रखिएगा। ANP तैयारी शुरू कर चुकी है, पीपल्स पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है, नून लीग जल्द से जुलूस शुरू कर चुकी है, तहरीक चला रही है अपनी। पीपल्स पार्टी यौम तसीस, मोहतरमा की शहादत, इन तमाम मामलात पर उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन और अपने जलसे राब्ता अवामी मुहिम शुरू कर दी है।
अब बाकी बेचारा मौलाना फजल रहमान ये जो जलसे गा रहे हैं ये शौक से गा रहे हैं। मौलाना साहब अगर टेंट बिछाकर हौसला अफजदगान के जलसे कर सकते हैं तो पीछे कौन सी चीज़ रह जाती है। तो ये सारे कर रहे हैं। अब इन सब को पता है, मैंने आपको यह कह रहा हूँ, जिस वक्त असम्बलियाँ दोनों डिज़ोल्व हुई उसके बाद मुझे दिखा दीजिएगा ये 1 महीना भी हुकूमत निकाल गई तो प्लानिंग्स बहुत बनाई है इन्होंने, सब नाकाम हो जाएंगी। बड़ी प्लानिंग है कि इमरजेंसी लगा देंगे अचानक ऐसा करके, इलेक्शन नहीं होने देंगे, 1 साल के एक्सटेंशन ले लें। और बाकी सामने जो बंदे बैठे हैं वो लंगड़े लूले हैं, वो कानून से गैर आशना नहीं है। क्या उनके पास अवामी ताकत नहीं है? सारा कुछ है। ये बार बार कहते हैं ना आप इस्तीफे दें, हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और हम इलेक्शन करवाएंगे, तो रात को ये बयान होता है, सुबह 3-4 बंदे जाके मिल लेते हैं। और मैं आपको जाते जाते आखिरी बड़ी खबर दे दूँ, पिछले 3 दिन में कप्तान की बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। और ये मुलाकातें ज़मान पार्क में और एक और जगह पे हुई हैं। और इन अहम तरीन मुलाकातों में कप्तान बहुत आगे जा रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता मुलाकातियों का, लेकिन मैं सब इशारतन कह देता हूँ, कप्तान मुतमिन और कप्तान इनको ले दे जाएगा। आने वाले दिनों में सियासत किसकी परवान चढ़ेगी, किस अंदाज में चढ़ेगी और किन नौइयत की बुनियाद पर चढ़ेगी, ये बताएगा। और इस वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, जिसमें इसी महीने को आखिरी महीना कहा गया कि इसी महीने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करती जाएंगी, तकाबुली तनासुब भी बयान किया गया। तो पंजाब में असम्बलियाँ तहलील करने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगली प्लानिंग क्या होगी, इसी बारे में बात करेंगे। सूबाई वज़ीर पंजाब अली अफजल साई ने हमें ज्वाइन किया। अली अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली अफजल साहब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना साहब ने आपकी एक रिपोर्ट का हवाला दिया जो आपके बारे में है कि उसमें आपकी बड़ाई बयान की गई है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, कब तक काम करना है, वजारत कब जाने वाली है? मतलब मेरा ये कि हुकूमत कब जा रही? हुकूमत जी, जिस तरह खान साहब ने कहा, इंशाल्लाह इसी माह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम खान साहब के उसका ऐलान का वेट हैं। और जैसे ही इंशाल्लाह खान साहब अनाउंस करते हैं तो असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उसके साथ ही इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 90 डेज मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। राना साहब का शुक्रिया कि राना साहब हमेशा अच्छी बात। नहीं, मैं आपकी हमायत नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो बयान कर रहा था अली भाई। अच्छा अली साहब, ये बता दें कि आने वाले दिनों में अगर ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराते, इलेक्शन तो अनाउंस करने पड़ जाएंगे इन्हें 5-10 दिन बाद ही, तो फिर क्या बनेगा? राना साहब देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इससे पहले भी आइन का मजाक उड़ाया जाता रहा है और आइन शिकनी की जाती रही है, लेकिन इस पे बिल्कुल अवाम खामोश नहीं बैठेंगे और ना पीटीआई खामोश बैठेगी, ना हमारा वर्कर खामोश बैठेगा। और आपने इसको एक खास तनाजुर में देखना है, आपने इसको इस तनाजुर में देखना है कि ये इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है और हम क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हैं। हम इसलिए इस पे इतना जोर दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हकीकी जमहूरी हुकूमत नहीं है, यानी अवाम की राय इसमें शामिल नहीं है। तो अवाम चाहते हैं कि फ्रेश मैंडेट दिया जाए, अवाम चाहते हैं कि जिस पार्टी को वोट दिया जाए या जिस पार्टी को 2018 में वोट दिया गया था वो हुकूमत करे। सो ये अवाम रिएक्ट करेगी इस पे बड़ा स्ट्रांगली अगर कोई ऐसी कोशिश की गई। आप सब गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए, सारे अंदर कर दिया सबको, फिर क्या करेंगे? राना साहब, कभी गिरफ्तारियों से भी सियासी वर्कर घबराया और कभी गिरफ्तारियों से भी आवाज दबी है, तो हम तो हक की आवाज और सदा बुलंद करते रहेंगे। ये गिरफ्तारियों से इंशाल्लाह हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ये अप्रीहेंशन है और बिल्कुल मैं कहता हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, ये करें और फिर ये देखेंगे कि जो कोई पंजाब में बची कची इनकी सीटें हैं वो भी नहीं रहेंगी। सो ये देखें, 90 दिन में इंशाल्लाह हम इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर इस किस्म की कोई गैर जो है जमहूरी कोशिश की गई और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की गई तो ये तो सिंपैथी वोट हमें मजीद मिलेगा। अच्छा अली अफजल साहब, सवाल ये है कि अगर असम्बलियाँ तहलील करती जाती हैं तो पंजाब में कितने ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं
जो ज़ेरे इल्तवा चले जाएंगे? यासिर साहब, ये तो इसमें हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इस पे अभी थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी है इस लिहाज से कि कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। जो प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके होते हैं वो अक्सर औकात कंप्लीट होते हैं, यानी इस ड्यूरिंग इलेक्शन। मैं तो आपको अपनी मिसाल दूंगा कि ये जब मैं 17 जुलाई वाला ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था तो मेरे हलके में इन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुकूमत ने, और साफ ज़ाहिर है इसी तरह जिस जिस जगह ज़िमनी इंतखाब हो रहा था वहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए। और इलेक्शन डे पे वीडियोस मौजूद हैं कि उधर लोग पोलिंग स्टेशन में वोट डालने जा रहे हैं और यहाँ पे जो है सड़कें बन रही हैं। सो अब वो देखते हैं कि उस टाइम तो इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, खामोश, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस अमल की हिमायत की कि जी ये क्योंकि वर्क ऑर्डर्स पहले से इशू हो चुके थे तो अब हम अली अफजल सईद साहब वही इलेक्शन और बहरहाल, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जी अगर 90 दिन के लिए ये प्रोजेक्ट रुक भी, चलें वो तो हो गया। मुझे ये तो बता दें अली अफजल सईद साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन वही हैं, आप दिसंबर में अपने असम्बली तहलील कर देते हैं, इलेक्शन तो उसी ने कराने हैं ना, फिर क्या करेंगे? नहीं रान साहब, ये क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना जी, आइन के तो ताबे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होगा, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून की मैं समझते हैं कि आइन को इज्जत दी जाएगी। अली अफजल साहब, एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान में बहुत सी होती रहती हैं, अवाम की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, अवाम की उम्मीदें बहुत बार भर आई हैं, पूरी नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं, डिमांड आपकी एक तरफ कुछ और है और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस पे आप बैठे हुए हैं? यासिर साहब, हम पिछले 8 माह से एजिटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अगर ये मसल्स टेस्ट करना चाहते हैं हमारे तो बी माई गेस्ट ये करें, और हम बिल्कुल भरपूर तरीके से इस पे वो एजिटेशन करेंगे। जो हमारे पास कानूनी रास्ता है हम वो इख्तियार करेंगे। कोर्ट्स, चलें ये तो बता दें, आप मान लिया दिसंबर में असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहे हैं, मान लिया निगरान वज़ीर आला के लिए भी तो कोई बहस हुई होगी, कोई बंदा तैयार किया गया होगा या निगरान वज़ीर आला के लिए कोई नाम दिया गया होगा। किन किन नामों, कितने नाम हैं जिन पे गौर हो रहा है और कौन कौन से नाम हैं? वो नाम तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ये कोई इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन इस लिहाज से नहीं रहेगी क्योंकि इस पे तो जब ये असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी तो आइन के मुताबिक इस पे जो डिस्कशन करनी है वो फॉर्मर लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर और फॉर्मर सीएम ने करनी है। तो वो हम ये समझते हैं कि ये शायद मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही जाएगा, क्योंकि अगर ये 3 दिन में नहीं कर सकेंगे फिर स्पीकर साहब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे गवर्नमेंट और अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स की, फिर वो नहीं कर सकेंगे तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमीशन फाइनल करेंगे। सो बहरहाल ये सारी चीजें हमारे सामने और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इसके बाद चलें यही बता दें, चलें मैं नहीं पूछता नाम आपसे, यही बता दें कब से आप अपोजिशन को दावत देने जा रहे हैं कि जनाब आए आके निगरान वज़ीर आला के नाम पे बात करें? दिसंबर में आपने छोड़ना है, आज दिसंबर की 11 तारीख है। ये विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जैसे ही असेंबली तहलील होगी तो साथ ही विद इन 3 डेज हमने ये डिस्कशन कंप्लीट करनी है। अली अफजल सईद साहब, ठीक है, दिसंबर में असेंबलियां तहलील हो गई, क्या ऐसी कोई सूरत है कि इलेक्शन मार्च में होने की बजाय निगरान हुकूमत को तूल दे दिया जाए और इलेक्शन अक्टूबर में हो? नहीं, कतन नहीं, ये ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी किसी भी लिहाज से इजाजत नहीं है। तो आगे कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है, मुझे ये तो बता दें। रान साहब, वो तो आपकी बात ठीक है। क्यों आप अली अफजल भाई, आप इतने समझदार हैं, वकील भी हैं, इतने अच्छे लॉयर भी हैं, और आप पाकिस्तान में कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन वो जो डार साहब सदर साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों की क्या नताइज है? खबरें तो वहां से ये आ रही। जी, पहले मैं राना साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। राना साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस सारे का आपने नतीजा देखा। इस सारे का नतीजा ये है, इस टाइम मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी अपने अरूज पे है, और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो जितनी इन्होंने वायलेशन करनी थी वो कर चुके, अब ये जरा इसको सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और हमारी लीडर एक्सपर्ट से भी बात हुई इस टॉपिक पे। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक इनके पास किसी भी हद तक गुंजाइश नहीं है कि ये इलेक्शन डिले कर सकें सूबे का।
वो रिक्वायरमेंट भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जैसा कि मैंने कहा कि जब लोगों का इतना प्रेशर होगा, जब हम असेंबलियां छोड़ के, तो हम फारिग तो नहीं बैठ जाएंगे जी। अच्छा, नए इलेक्शन की जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, असेंबली डिसॉल्व करने की बातें कर रहे हैं, तो फिर क्या नए उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं वो भी शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं, नाम सामने आ चुके हैं, या कोई नए लोगों का इंतजार किया जा रहा है? तकरीबन 90-95% काम मुकम्मल हो चुका है, और जैसे ही असेंबली तहलील होगी, आई थिंक पीटीआई वाहिद जमात है जो इस पोजीशन में होगी कि विद इन नेक्स्ट 5 to 10 days आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, तो हम लोग अपने कैंडिडेट्स फाइनल जो है वो अनाउंस कर देंगे। मामला हल कैसे करेंगे? अगर ज्यादा लोग टिकट्स लेने वाले हुए, किसी एक को देनी हुई, तो दूसरे लोगों को राम किस तरीके से किया जाएगा? यासिर साहब, वो ये तो देखें, ये तो पार्टी क़यादत का फैसला है, और मैं समझता हूँ कि हम लोग किसी लालच के तहत पीटीआई में नहीं है, एक नजरिए और एक सोच के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे ये बहुत छोटी बात है। मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई भी नजरियाती कारकुन या नजरियाती वर्कर उसको किसी भी किस्म का कोई एतराज होगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बिल्कुल जो पार्टी क़यादत का फैसला होगा, किसी भी नजरियाती कारकुन को इस पर इख्तलाफ नहीं होगा। असेंबलियाँ डिसॉल्व इसी महीने में होंगी, और जब हुक्म होगा असेंबलियाँ डिसॉल्व करने के बाद अपोजिशन को दावत दे दी जाएगी निगरान सेटअप के लिए। बहुत शुक्रिया अली अफजल साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमें माशी तार के ऊपर हिजानी कैफियत का सामना है। यहाँ पे हमारे वज़ीर ख़जाना एक दिन आके बयान कुछ और देते हैं, दूसरे दिन आके बयान को तब्दील कर लेते हैं। फिर अपोजिशन एक तरफ से मुआशी बदहाली का दावा करती है तो हुकूमत आके कहती है कि मुआशी बदहाली नहीं है। अपोजिशन बात कुछ और करती है तो फिर हुकूमती इत्तेहादी जमातों में शामिल जो अफराद हैं वो ये कहते हैं कि मईशत ज़मी बोस हो चुकी है। IMF के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हैं? सऊदी अरब से हमें किस हद तक उम्मीद है? बैरून ममालिक जो सरमायाकार हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और सबसे बढ़ के बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत को कौन से खतरात दरपेश हैं? यहाँ के सरमायाकार क्या सोचते हैं? उनकी परेशानियां क्या हैं और परेशानी का हल क्या है? इसी बारे में बात करेंगे। पैट्रन इन चीफ पियाफ और बिजनेसमैन पैनल के सरबराह साबिक सदर FPCCI मियाँ अंजुम निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मियाँ साहब, मौजूदा सूरत हाल में अगर हमारे वज़ीर ख़जाना के बयानात सुने जाएं तो जब वो पाकिस्तान आए थे उस वक्त उनका दावा ये था कि मईशत को बेहतर मैं कर सकता हूँ और मैं तजर्बाकार हूँ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या पाकिस्तान का मुआशी तबका या मईशत दान ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी समत बेहतरीन है? देखिए, जहाँ तक इसहाक डार साहब के तजर्बे का ताल्लुक है और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, पहले भी वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। हमें तो बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी कि वो आएंगे और उनके पास कोई अच्छा प्लान होगा जिसका वो दावा भी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई के बाद इस गवर्नमेंट ने भी जो है, इसको भी तकरीबन 8 महीने हो रहे हैं, ये भी कोई ऐसा प्लान नहीं दे सके, ये भी कोई इकॉनमी को, मईशत को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे सके, जिसकी वजह से तकरीबन $12 बिलियन के जो रिज़र्व जो साबका गवर्नमेंट जितने भी छोड़ गई थी, अब उसमें से कोई गालिबन 6.25 रह गए हैं। तो $12 बिलियन का तो जो शॉर्टफॉल हुआ है रेवेन्यू का, जो डॉलर्स टर्म में, वो इन 8 महीनों में हुआ है। और हमने उसके लिए कोई प्रॉपर रेमेडियल जो है वो को प्लान, कोई टास्क, मतलब वो अपना कोई सामने नहीं दिया, जिस वजह से आज रुपया जो है आप देख रहे हैं कि डॉलर कॉन्टीन्यूसली जो है वो उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है और रुपया की जो प्राइस है वो डिवैल्यू हो रही है। एक चीज़ तो बता दें, कौम सारी जानना चाहती है, ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं जी सर। ये बार बार एक शोर मचता है जी, 225 रुपये, 23 रुपये, 22 रुपये का डॉलर। क्या ये डॉलर इतने में आपसे बड़ा तो बिजनेसमैन कम्युनिटी को आप हेड कर रहे हैं, कहीं से इस रेट में डॉलर मिलता है? देखिए, जब प्रैक्टिकली तो नहीं मिल रहा, ये तो एक आर्टिफिशियली एक जगह इसको ब्लॉक किया गया है, जिसमें नॉर्मली यही होता है ओपन मार्केट में और डॉलर का अदरवाइज जो रेट होता है वो 1, 1.5, 2 रुपये का फ़र्क होता है। ये रूटीन का एक हमेशा से हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन जो हो गई है, वो आप मार्केट में पैसे डॉलर लेने जाएँ तो वो 260-65 में भी अवेलेबल नहीं है। असल बात ये है जी, तो ये हमने उसको आर्टिफिशियली एक चीज़ को ब्लॉक किया हुआ है। डार साहब की फ़लसफ़ा और थ्योरी ये है कि डॉलर को अपनी जगह ब्लॉक करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें
लग्जरियस आइटम, पुरताइश आइटम जो है उनको ब्लॉक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हज उम्रा और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे कदगन लगानी चाहिए। हज उम्रा कोविड के 2 सालों के दरमियान नहीं हुआ, तो सारे मामला चलते रहे हैं। और इस तरह जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी है आपकी, उसमें भी यह है कि फैमिलीज़ की ट्रैवलिंग को बैन किया जाए, सिर्फ बिजनेस ट्रैवलिंग हो। और जो आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन हो कि आप $200 से ज़्यादा एक दिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अपनी बेल्ट खुद टाइट करनी पड़ेगी। एक्चुअली हिस्टोरिकली हमें एक आदत पड़ गई है कि इधर उधर दाएँ बाएँ जाते हैं और हमें कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। इस दफ़ा तो हालात ये हुए कि आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले गए और टर्की भी गए, और IMF और वर्ल्ड बैंक और दुनिया हमें वो जो रूटीन में कुछ ना कुछ सपोर्ट दे देती थी, अब वो सपोर्ट हमें नहीं मिल रही। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी बेल्ट को टाइट करें, अपने मामलात को देखें। अच्छा मियां अंजुम साहब, माजी में हमने ये देखा था कि डार साहब के बारे में एक ये भी मिथ मशहूर थी कि वो बैंकों से डॉलर लेते थे, मार्केट में फेंकते थे, जिसकी वजह से रुपए को मुस्तहकम किया जाता था या फिर उसे स्टेबल रखा जाता था। अब की बार इत्तलात भी ऐसे ही हैं कि वो इसी तरीके से डॉलर को मुस्तहकम रख रहे हैं, डॉलर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या बिजनेस कम्युनिटी के बारे में ऐसी खबर कोई आपके पास मौजूद है? मैं समझता हूँ कि अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए आपके पास ये जो आपने $1 बिलियन के जो सकूक बॉन्ड की जो पेमेंट की है, उसके बाद आपके जो रिज़र्व्स हैं वो $7 बिलियन के करीब रह गए हैं। तो वो अब तो आपके पास वो कुशन ही अवेलेबल नहीं है कि $2-3 बिलियन आप इंजेक्ट करें। और ये भी जो बैलेंसेस हैं, ये भी कुछ $3 बिलियन जो हैं वो सऊदीया के हैं, कुछ UAE के हैं, कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जो कि शो करने के लिए उन्होंने कहा कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ अपने बुक्स में शो कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वो जो रवायतन वो कुछ डॉलर्स मार्केट में इंडक्ट करके फेंक के आप रुपए को स्टेबल रखते थे या उसकी प्राइस को ज़रा सब आपने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे पाबंदी लगा दें, आम लोगों की हज जुमरे पे पाबंदी लगा दें, उस पर तो मुमकिन नहीं है और हर शख्स ख्वाहिश रखता है। तो क्यों नहीं है जो चोर डाकू जिनको 12-100 अरब रुपया इतना लंबा पैसा जो लूट के ले गए थे, इनसे क्यों नहीं निकलवाया जाता? बिजनेसमैन कम्युनिटी इस पर क्यों नहीं शोर डालती कि जिन लोगों ने मुल्क का सरमाया लूटा, अरबों में लूटा और लूट के बाहर ले गए और उन सब के केस ख़त्म हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने तो खुद पहले ही आपसे अर्ज़ ये किया है कि हमें अपनी बेल्ट को टाइट करना चाहिए जहाँ से हम बचा सकते हैं। जब पैसे होंगे तो ठीक है, आप साल में 4-4 उम्रे करें, हज करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस वक्त क्राइसिस हैं तो क्राइसिस में क्राइसिस वाली पोजीशन हो। आपने जहाँ से 1200 अरब रुपए का जिक्र किया, देखिए अब अनफॉर्चुनेटली वो केस सही था नहीं था, पॉलिटिकल इल्ज़ामात थे, जो भी मामला थे, वो कोर्टों ने अब उसको अपना फर्दर जिन डिपार्टमेंट्स ने उसको रेज़ किया था, अब वो समझते हैं कि उनके पास एविडेंस नहीं है या जो भी मामलात हैं सब आप भी जानते हैं, तो वो बेसिकली अब वहाँ से तो निकलने से रहे। लेकिन जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत कुशन कहीं अवेलेबल है, उसको तो हम कम से कम यूज़ करें ताकि मियां साहब कोई महंगाई का तूफ़ान आ रहा है? सर तूफ़ान भी आएगा और शॉर्टेजेस भी होंगी और बड़ी एबनॉर्मल जो है ना महंगाई होगी, क्योंकि इस वक्त जो है LCs भी जो हैं वो नहीं खुल रही। अगर LCs खुल जाती हैं तो फिर क्या सूरत होगी? सर देखें, LCs खुल जाएंगी तो फिर कम से कम आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा। अब LCs ना खुलने की वजह से जो है वो जो है आपका जो मज़ीद जो है आप जो है वो सामान की शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी फिर हर बंदा मनमानी करेगा। सब LCs खोलने के लिए डॉलर्स भी होने चाहिए, जब डॉलर्स ना होंगे तो फिर ढिंडोरा तो आप जो मर्जी पीटते रहें, आपके पास जी मैंने तो पहले ही यही अर्ज़ किया है कि हमारे पास 1 मिलियन टन जो है 10 लाख टन के करीब हमारे पास शुगर सरप्लस है, और जो शुगर एसोसिएशन ने ये कहा है कि हमें इसकी जो है ना विदाउट सब्सिडी, विदाउट एनी सपोर्ट हमें इसकी इजाज़त दें ताकि ये हम स्टॉक्स रिलीज़ करें। 1-8 बिलियन आपको यहाँ से मिल सकता है। तो और क्योंकि उनकी अगर पहला जो स्टॉक है वो अगर अपना क्लियर नहीं होगा तो नेचुरली अब क्योंकि क्रशिंग सीज़न भी स्टार्ट हो गया है तो फिर मसले मसाइल होंगे, और जब उनका पहला मटीरियल नहीं बिका होगा। मियां साहब बेचारे क्या करे, हुकूमत अपने केस ख़त्म करे या आपकी तरफ तवज्जो दे? लेकिन इसाक डार साहब आए, क्लीन चिट मिल गई, सलमान शहबाज आए, क्लीन चिट मिल जाएगी। इससे पहले जितने लोग थे, आप बतौर बिजनेसमैन ना भी नाम लें, लेकिन दिल में और आंख में नज़र में आपको पता है कि जब ये हुकूमत से क्लीन चिट्टें लेने आई है तो फिर हालात तो यही होने थे ना।
बहरहाल दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जी, ना तो हमने कोई सही प्रोग्रामिंग किया है, ना हमारी माजी की कोई सही डायरेक्शन है, जिसकी वजह से मैं आपसे एक मिनट चाहूँगा, अगर हमारी डायरेक्शन होती, मैं थोड़ी देर पहले आपसे प्रोग्राम से स्टार्ट से पहले भी थोड़ी सी बात कर रहा था, हमारी शायद डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। हमने $80 बिलियन की इम्पोर्ट की है और उसमें $27 बिलियन का सिर्फ जो है ना एनर्जी पर वो हमने कंज्यूम किए हैं। उसमें क्या है, फर्नेस ऑयल है, उसमें RLNG है, उसमें कोयला है। ये अगर हम माजी में इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करते, जो कि सोलर की रोशनी आपके पास दिन में दूसरे मुल्कों से ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि यहाँ जो है गर्मियाँ ज़्यादा होती है और समर सीज़न हमारा लंबा है एज़ कम्पेयर टू विंटर। आपके पास विंड कॉरिडोर मौजूद है केटी बंदर के पास, हर गवर्नमेंट कहती है कि जी 50,000 मेगावाट आप वहाँ लगा सकते हैं। हमने वो ऑप्शन अपना उसको सही मायने में उसको यूज़ नहीं किया। तीसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो हाइडल है, जिससे आपकी ज़राअत में बेहतर होना था, जिससे आपको बिजली एज अ बाई प्रोडक्ट मिलनी थी। और ये सारे तीनों ईंधन जो थे ये गॉड नेचर की तरफ से आपको दिए हुए हैं। हमने जो नेचर की तरफ से जो हमें चीज़ फ्री मिल रही थी उसको हमने धुतकारा है, और हमने ये फॉसल फ्यूल बेस्ड जो कि अदरवाइज़ भी इसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा हैं और माहौल के लिए वो इतनी क्लाइमेटली इतना दुनिया में उसको आजकल पसंद नहीं किया जाता, हमने उसको अडॉप्ट किया है। और अगर इसमें से 80 बिलियन में से 10-12 बिलियन डॉलर अगर हम बचा लेते तो आज हमारे मुल्क में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त हम हैं शायद ना होते। प्लानिंग होती तो बहुत सा कुछ बेहतर हो सकता था। प्लानिंग के लिए कोई तराकीब होनी चाहिए और फिर उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब आके हमारे वज़ीर आज़म जो खुद ऐसे तवानाई के मंसूबे लगाते रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे महंगे तवानाई के मंसूबों का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो सड़क बनती है और बाद में पता चलता है कि ये उखाड़ी जाएगी, यहाँ पे वासा का प्रोजेक्ट एक चलने वाला। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मलबा ये धरती है कि PTI ने कुछ ऐसे इकदामात किए थे, इस्लाहात की थी, जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या बिजनेस कम्युनिटी इससे इत्तफाक करती? देखिए जी, मैं जहाँ तक जितना एक मुझे आइडिया है, क्योंकि इस दौर में थोड़ा सा बहुत मैं भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ, तो मैंने तो ये देखा है कि इकॉनमी जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करते करते वो जो आपकी GDP ग्रोथ है, एक साल 5 और दूसरे साल जो लास्ट ईयर था वो 6% जो GDP ग्रोथ हुई। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस था, कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई पॉलिसीज़ दी थी, और यकीन माने मुझे उस अदवार में ये लगता था कि शायद हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ी की है, हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए थी। बंदा बाद में कई पॉलिसीज़ गुजर जाती हैं तो बंदा सोचता है यार नहीं, मुझे और एग्रेसिव होना चाहिए था। लेकिन अब सोचता हूँ कि यार एग्रेसिव नहीं हुए तो शायद बेहतर ही था क्योंकि अब ये जो हालात हो गए हैं इस वक्त, आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखें ना, आपकी जो बिजली की प्राइस है 34 रुपये, उसमें सेल टैक्स और इनकम टैक्स शामिल नहीं है। दुनिया में 8 सेंट पे बिजली मिल रही है, हमें 18-20 सेंट पे मिल रही है। दुनिया में जो मार्कअप है वो 3-4% है, हमारे रीजन में 5-6% होगा। अच्छा, ये हमारे यहाँ 17% है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा होगी तो भाई हमारे पास कोई मैजिक तो नहीं है ना। मियाँ साहब हमने भी आखिर मार्केट चीज़ जो गुड्स हैं बाजार में ही भेजनी है। बड़ी अच्छी आपने बातें बताई, सारी पूरी दुनिया देख रही है। हम जानना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत, ये तो सवाल पूछ लिया यासर ने, ये बार बार कह रहे हैं कि ये IMF से मुआहदे पे पहले पूरे नहीं हुए, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और ये सारा मलबा साबका हुकूमत पे डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं ख़राबी कौन सी है इस हुकूमत में कि जिसमें सारे अरस्तू हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा? या वाकई साबका हुकूमत ने IMF के साथ कोई मुआहदे गलत किए थे जिसकी वजह से? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये बनी पड़ी है कि हर बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठा है। एक क्योस की सिचुएशन है, दिस इज़ अ रियलिटी, कोई माने या ना माने। और गवर्नमेंट्स भी जो हैं, अब एक पार्टी ने थोड़ी बहुत कहीं लचक भी दिखाई और उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया हमारी टर्म्स पे, ये वो, कहीं हमें नज़र ही नहीं आता कि इकॉनमी भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। ये ठीक होगी तो सारा मुल्क सही तरीके से चलेगा। कब तक हम ये कशकोर उठा के दर दर फिरते रहेंगे? हम बात का तो ये लगता है कि सियासत जो है इस मुल्क की प्रायोरिटी है और इकॉनमी इस मुल्क की प्रायोरिटी है ही नहीं। जो एक्शंस नज़र आते हैं, जो माहौल जो नज़र आ रहा है, बाकी रहा देखें इस वक्त जो क्योस की जो सिचुएशन, इस वक्त धड़ाधड़ इंडस्ट्री बंद हो रही है। हर दिन मुझे जो फेडरेशन में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, मेरे भी अपने भी टेक्सटाइल मिल है, आधी हम बंद करके बैठे हुए हैं 2-3 महीनों से। इस तरह सैकड़ों जो हैं टेक्सटाइल की जो इदारे हैं वो बंद हो गए हैं। माजी में ये बात सुना करते थे, ये बंदे नहीं मिलते, लेबर नहीं मिलती, ट्रेंड लेबर नहीं मिलती। था ऐसा?
वो ऐसा था जी। ये इमरान खान के दौर में ऐसा था जी, ऐसा था जी, ऐसी बातें हम सुन रहे थे जब भी आपकी एक्सपोर्ट भी 31 बिलियन डॉलर पे गई। अदरवाइज तो आपकी जो माजी की जो हुकूमत है वो तो छोड़ गई थी 20-21 बिलियन डॉलर पे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल ले मियां साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम धरती है पीटीआई की हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने जो कारोबारी तबका है उसको नुकसान पहुंचाया, रोज़गार नहीं लोगों को मिले, नौकरियां देने के वादे किए गए लेकिन नहीं हुआ कुछ। मौजूदा सूरत हाल में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पीटीआई के दौर में नौकरी मिली, एज ए मजदूरी मिली और अब आके वो बेरोज़गार हो गए? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत फीडबैक मिलती है, हम खुद भी कारोबार करते हैं, मोरलेस कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। सो इस वक्त जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुझे जो सबसे बड़ा एक होता है ना, ये 2 महीने के लिए बंद होकर फिर चल जाए, मुझे ये महसूस हो रहा है क्योंकि आपने जो लोन लिए हुए, अरबों रुपए लोन लिए हुए इंडस्ट्री पे, और एक दफ़ा जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है उनमें से खुशनसीब ही होते हैं जो दोबारा उसको चलाते हैं, क्योंकि जो बैंकों के मीटर हैं बंदिश के दौरान भी वो चलते रहेंगे। सही। वो मार्कअप वो रुकने नहीं है, और जब वो नहीं रुकने तो फिर वो जो इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसका जो फाइनेंशियल जो उसके पास जो स्ट्रेंथ है, जब वही उसकी ख़त्म हो जाएगी तो उसने इंडस्ट्री किस तरह रन करनी। एक ये भी बहुत बड़ा आलमी है, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना है। मुझे तो लग रहा है इस वक्त जो बैंकों की चांदी लगी हुई है पिछले एक दहाई से कह लें, जो कमा रहे हैं, आप समझें कि सारा कुछ हम बैंकों को ही दे रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट देख लें आप, वो मल्टीप्लाई है, हर भले मुल्क में जितना भी क्राइसिस हो उनकी जो बैलेंस शीट वो बेहतर हो रही है, पब्लिक मर रही है, पब्लिक इन्फ्लेशन का सामना कर रही है और अल्टीमेटली जो है वो हम compete नहीं कर पा रहे। बाहर से जो गुड्स आती हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, लोकल इंडस्ट्री उसको compete नहीं कर सकती क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। बाहर मुल्कों में एक आखिरी सवाल जितने हमारे यहाँ जी। एक आखिरी सवाल, क्या इक़दाम ऐसे हो सकते हैं, क्या मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का आने से मईशत बेहतर होगी, या वो कौन से इक़दाम हो सकते हैं जिससे ये मईशत भी बेहतर हो जाए और हमें दुनिया यहाँ पे बिज़नेस भी करे और पाकिस्तान का बाहर भी बिज़नेस जाए यहाँ भी आए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए, लचक दिखानी चाहिए और जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ आएँ, मुल्क को इस तरह एक दफ़ा संभालें, क्योंकि मुल्क अगर इकॉनमी बड़ी तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रही है और हर दिन जो है वो मुल्क अगर डूब गया तो फिर अपनी सियासत बचा के क्या करेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, ये है वो पाकिस्तान का सरमायादाराना तबका जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है कि पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, कि मौजूदा सूरत हाल पैसा इन्वेस्ट करने की मुतहम्मिल नहीं है। बहुत शुक्रिया मियां अंजुम निसार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम दी लास्ट आवर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।